आज हम देखते हैं देश किसको कहेंगे, क्या क्या जरूरी होता है एक देश के लिए, तब जाकर वो देश कहलाता है। और शासन के कितने प्रकार होते हैं और किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए, देश किसको कहेंगे। देखिए, अगर संविधान में राज्य लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी स्टेट की बात कर रहा है। संविधान जो है ना, वो देश को राज्य कहता है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की बात नहीं चल रही। संविधान जो है ना, वो देश को राज्य कहता है। तो किसी भी राज्य अर्थात देश के लिए चार तत्व अनिवार्य होते हैं। पहला, उसके पास एक बड़ा सा एरिया क्षेत्र होना चाहिए, जैसे रसिया, चाइना, भारत, सभी के पास एक बड़ा सा एरिया है। दूसरा, उसके पास जनसंख्या, अच्छी खासी जनसंख्या, पॉपुलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि एक दो गांव को मिला दिया हो गया। तीसरा, उसके पास शासन, गवर्नेंस होना चाहिए एक बड़ा सा, जैसे भारत में अभी एनडीए का शासन है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के पास और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास। चौथा, उसके पास संप्रभुता, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है किसी भी देश के लिए। देखिए, संप्रभुता, सॉवरेनिटी क्या होती है? जब कोई देश अपने बाह्य और आंतरिक डिसीजन लेने में जरा सा भी ना हिचकिचाए कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, अरे भाड़ में जाए, कौन क्या कहेगा, हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए सही होगा। जैसे मोदी जी ने अभी भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ठोक दिया। ये रसिया, चाइना से पूछने गए थे कि भैया हम ठोक दें कि नहीं, मन किया तो ठोक दिए, ऐसा भी नहीं है। उस ढोर ने पहले साले उगले की थी, क्या किया था कि जो लोग बेचारे बाबा के दर्शन करने गए थे, किसी की नई नई शादी हुई थी घूमने चले गए थे, किसी का बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर आया था घूमने चले गए थे, उन बेचारे निहत्थे लोगों को इन पाकिस्तानी चोटों ने इतने बेराम तरीके से मार डाला, किसी की अखियों के सामने उसकी पति की हत्या कर दी। वो बेचारी कह रही मुझको मार दो, अब मैं जी कर क्या करूंगी। तो पता है पाकिस्तानी चोटा क्या बोले? तो अपनी सरकार को जाकर बताओगी, धर्म जाति पूछ के मारा, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। अरे साले कायरों, अपनी बहू बेटियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाले साले पड़ोसी की औलादों, भूल गए 1971 तुम्हारे 93,000 कुत्तों को खाना खिलाकर लौटाया था, उन कुत्तों को तभी काट देना चाहिए था। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप सुअर देखे होंगे, सुअर हमेशा साले झुंड में मिलेंगे और निहत्ता देखते ही बार करेंगे। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक दूसरा है, उस कुत्ते के बारे में जितना बोलो उतना कम है। तो संप्रभुता, सॉवरेनिटी किसको कहेंगे? जब कोई देश अपने बाह्य और आंतरिक डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो, उस पर किसी का प्रेशर ना हो, कि बिना किसी के दबाव में आकर अपने सारे डिसीजन ले ले, उस पर कोई प्रेशर ना बना सके। जैसे मोदी जी को करेंसी बदलना था, क्या यूपी मध्य प्रदेश आंतरिक तौर पर, क्या यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से पूछने गए थे कि भैया हम करेंसी बदलना चाहते, तुम बदलने दोगे कि नहीं? क्या पूछने गए थे? नहीं। रात भर धड़ाधड़ नोट छपे, सुबह लागू। तो किसी के पास अगर ये चारों चीजें हैं तो वो देश है, अगर ये चारों चीजें नहीं है तो वो देश नहीं है। वो किसी का गुलाम हो सकता है, किसी का तलबे चाटने वाला हो सकता है। अब आप एक बात बताइए, क्या यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देश हो सकते हैं? आप कहेंगे क्या फालतू का मास्टर सट आ गया। देखिए, चेक करके देखा जाए। देखिए, क्या मध्य प्रदेश के पास एरिया है? क्या मध्य प्रदेश के पास जनसंख्या है? क्या मध्य प्रदेश के पास शासन है? मोहनलाल बैठा है। लेकिन बताइए, क्या मध्य प्रदेश के पास संप्रभुता, सॉवरेनिटी है? नहीं है। जरा छाप कर तो देखे मोहनलाल अपना नोट। उधर दो दद्दू बैठे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, एक इधर से टांग पकड़ेगा, एक उधर से टांग पकड़ेगा और धांधे पटकेंगे। मोहनलाल, सारे शिकवे गिले भुला कर कहो। तो राज्य और देश के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो जाता है कि एक देश के पास ये चारों चीजें होती हैं, लेकिन राज्य के पास ये तीनों ही चीजें होती हैं, केवल संप्रभुता उसके पास नहीं होती। भारत की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास है। अब देखिए, शासन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, दुनिया में शासन के 5 प्रकार हैं। एक होता है साम्यवाद, एक होता है तानाशाह, एक होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र भी 2 टाइप का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी 2 स्वरूप होते हैं, अध्यात्मक लोकतंत्र और संसदात्मक लोकतंत्र। हम इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला साम्यवाद या कम्युनिस्ट किसको कहेंगे? जहां सिंगल पार्टी हो, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिंगल पार्टी है, उसने जो रूल बना दिया मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे कोपचे में ले जाया जाएगा, धनाधन धोया जाएगा। थोड़ा सा रूढ़िवादी नहीं लगता? थोड़ा सा क्या मतलब, पूरा ही रूढ़िवादी है। अब एक होता है तानाशाह, जिसको इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सेना का प्रमुख होता है अर्थात सेनापति, जो निर्वाचित होकर कुर्सी पर बैठता है, उसकी कुर्सी की चारों टांगे पकड़कर धांधे पटक देता है और कहता है आज से हम यहाँ के यमराज होंगे। जैसे कि 1998-99 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ का शासन था और सेना प्रभु था परवेज मुशर्रफ, कर दिया तख्ता पलट और बैठ गए नवाज शरीफ की जगह। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी सेना का कमांड किसी एक हाथों में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कभी भी हो सकता है तख्ता पलट सेना के दम पर। तो जो तानाशाही आती है वो ऐसे नहीं आती कि उठ जाइए ना, हमें बैठना है। तख्ता पलट के बाद तानाशाही आती है। अब वो तख्ता पलट सेनापति करे या देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत शक्तिशाली हो, 80 से 90% जनसंख्या उसके फेवर में हो, कर देगा तख्ता पलट।
अब एक होता है राजतंत्र, जिसको इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि राजा रानी का शासन चलता है। जितनी भी अरब कंट्री हैं, जैसे सीरिया, सूडान, मोरक्को, इराक, मिस्र, सब में राजतंत्र है। ब्रिटेन में भी राजतंत्र है, लेकिन जो ब्रिटेन में राजतंत्र है वो नाम मात्र का राजतंत्र है। वहां की जो महारानी होती है उनको ऐसे ही बिठा दिया जाता है राष्ट्रपति की जगह, वंशानुगत, कोई चुनाव मुनाव नहीं होता। और वास्तविक शक्तियां किसको दे दी जाती है? प्रधानमंत्री को दे दी जाती है। तो जहां राजा रानी का शासन चलता है उसको हम राजतंत्र या मोनार्की कहते हैं। अब एक होता है क्या? गणतंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपब्लिक। देखिए इसमें क्या होता है कि देश के प्रमुख का चुनाव होता है। देश के प्रमुख का चुनाव मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसको ऐसे ही नहीं बिठा दिया जाता किसकी जगह, किसकी तरह, ब्रिटेन या अरब कंट्री की तरह ऐसे ही नहीं बिठा दिया जाता। उसका चुनाव होता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन चुनकर तो आता है ना जी। अब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मत कंफ्यूज आइएगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां जनता ने सीधे वोट देके बिठा दिया हो, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता ने जिसको वोट दी थी, अर्थात एमपी एमएलए को, उसने चुनकर बिठा दिया हो। तो जहां देश के प्रमुख का चुनाव हो, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव हो, उसको हम क्या कहते हैं? गणतंत्र, गणराज्य या रिपब्लिक। अब एक होता है क्या? लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो देश का नहीं, शासन का प्रमुख होता है, अर्थात प्रधानमंत्री, उसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। उसी को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। क्योंकि जनता इसमें सीधी भाग लेती है। कैसे? हम 10-10 लाख की आबादी पर सांसद चुन देते हैं। अब जिस पार्टी के पास सांसद ज्यादा, वो किसी एक को पीएम नियुक्त कर देती है, तो जनता ने सीधे भाग लिया ना जी। हमने 10-10 लाख की आबादी पर सांसद चुन दिए। अब जिस पार्टी के पास सांसद ज्यादा, वो किसी एक को पीएम नियुक्त करती थी, तो जनता ने इसमें सीधे भाग लिया। इसी को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो जहां शासन के प्रमुख का चुनाव हो, लोकतंत्र, जबकि जहां देश के प्रमुख का चुनाव हो, गणतंत्र। शासन के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि देश के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आप कहेंगे कि हमारे इधर तो दोनों है, हमारे इधर तो प्रधानमंत्री भी चुनकर आता है, हमारे इधर तो राष्ट्रपति भी चुनकर आता है, इसका मतलब भारत गणतंत्र लोकतंत्र दोनों है? बिल्कुल दोनों है। आप कभी भारत की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इसका मतलब भारत लोकतंत्र गणतंत्र दोनों है। अब देखिए किसी भी देश के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्या? लोकतंत्र, क्योंकि इसमें जनता का सीधा रोल होता है। इसलिए अब्राहम लिंकन साहब का एक बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र भी दो टाइप का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है समझिए। जब कभी देश की जनता संसद में बैठकर खुद ही सारे नियम कानून बनाने लग जाए, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आप सोचिए कि भारत की आबादी 150 करोड़ है। अगर ये गलती से नियम कानून बनाने संसद में घुस गई, तो संसद का क्या हाल होगा? संसद ब्लास्ट कर जाएगी। कोई दरवाजा उखाड़ ले जाएगा, कोई खिड़की उखाड़ ले जाएगा, कोई जो स्पीकर महोदय बैठते हैं उनको साहित्य उठा ले जाएगा। क्योंकि भैया ये भारत है। आप भारत की जनता को एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए कोई सा भी डिपार्टमेंट दे दो, कसम खुदा की डिपार्टमेंट भी चीख चीख कर बोलेगा, अल्लाह बचाए मेरी जान की रसिया फंस गई। क्योंकि भैया ये भारत है। अभी हमारे गांव में सरकारी अस्पताल बनाया था, सदर सेट वाला, वो कंप्लीट तो हुआ, लेकिन उसका सूर्योदय नहीं हुआ, पता नहीं कहां चला गया। तो भैया डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आबादी ही इतनी ज्यादा, दूसरे लोग शिक्षित भी नहीं है। आज भी चिंटू के पापा कहाँ जा रहा है, चिंटू पापा ने खाना खा लिया कि नहीं। तो भैया डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बड़ी की खराबी यही है कि बड़ के एरिया, बड़ की जनसंख्या में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भारत ने अपनाया क्या? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती समझिए। जहां हम लोगों को चुनना चालू करते हैं 10-10 लाख की आबादी पर, अर्थात सांसद को कहा जाता है कि एक सांसद की आवाज 10 लाख लोगों की आवाज के बराबर होती है। वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, राज्य के लिए कानून विधायक सब मिलकर बना देते, और देश के लिए कानून एमपी सब मिलकर बना देते। तो जहां जनता स्वयं कानून बनाए संसद में बैठकर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जहां जनता द्वारा चुने गए लोग कानून बनाए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है। हम एमपी एमएलए चुन देते, वो हमारे लिए कानून बना देते। अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो टाइप का होता है, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। समझिए, देखिए अध्यक्षात्मक लोकतंत्र किसको कहेंगे? जब कभी औपचारिक यानी नाम मात्र का शासन और वास्तविक यानी रियल शासन किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। जैसे यूएसए का जो डोनाल्ड ट्रंप है, औपचारिक यानी नाम मात्र का शासन, वास्तविक यानी रियल शासन, दोनों उसी के पास है।
प्रधानमंत्री जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो जहां औपचारिक यानी नाम मात्र का शासन और वास्तविक यानी रियल शासन किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है, उसको क्या कहते हैं हम, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। और जहां औपचारिक यानी नाम मात्र का शासन राष्ट्रपति को दे दिया जाता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है, उसको क्या कहते हैं हम, संसदात्मक लोकतंत्र। भारत आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी कौन सा लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी अध्यक्षात्मक नहीं, संसदात्मक लोकतंत्र में आता है। समझ रहे हो पिशाचों, कितनी बड़ी फिल्म है। अब ध्यान से समझिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई देश लोकतंत्र भी हो और राजतंत्र भी हो? आप कहेंगे मास्टर सट गया गया, जो देश लोकतंत्र है अर्थात जनता का शासन है, वहां राजा का शासन कैसे हो सकता है? हो सकता है भैया, ध्यान से समझिए। हम ब्रिटेन से लेकर आए हैं क्या, लोकतंत्र, और ब्रिटेन ने ही बड़ी चालाकी से लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र घुसेड़ कर रख दिया। समझिए कैसे, देखिए ब्रिटेन ने अपनाया क्या, लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी कौन सा लोकतंत्र, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, हमारी तरह। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी अध्यक्षात्मक को नहीं अपनाया, संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया, हमारी तरह। मतलब यहां तक भारत और ब्रिटेन का बिल्कुल सेम है, लेकिन जहां हम संसदात्मक लोकतंत्र में राष्ट्रपति को चुन के बिठाते हैं, वहीं ब्रिटेन में क्या होता है कि महारानी को चुप्पे चाप बिठा दिया जाता है, चुप्पे चाप। तो समझ रहे हो ना कि लोकतंत्र के अंदर भी उसने राजतंत्र घुसेड़ कर रख दिया, नहीं रख दिया। जहां हम राष्ट्रपति को चुन के बिठाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, वहीं महारानी को सीधे ही बिठा दिया जाता है, बैठ ही रहो। अब ध्यान से समझिए, देखिए देश के अंदर भी शासन दो तरह का हो सकता है, एकात्मक या संघात्मक। अब एकात्मक शासन किसको कहेंगे, समझिए, जब कभी देश और राज्य दोनों का शासन किसी एक ही जगह से किया जाता हो, किसी एक ही व्यक्ति द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकात्मक शासन। जैसे ब्रिटेन में जो कुछ भी होता है सेंट्रल से ही होता है, बाहर राज्य जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो जहां देश और राज्य का शासन किसी एक ही जगह से बैठ किया जाता हो, उसको हम क्या कहेंगे, एकात्मक शासन। अब संघात्मक शासन किसको कहेंगे, जब कभी देश का शासन कोई अलग व्यक्ति करे और राज्य का शासन कोई अलग व्यक्ति करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, संघात्मक शासन। भारत एक संघात्मक देश है, यहाँ देश का शासन प्रधानमंत्री करता है और राज्यों का शासन मुख्यमंत्रियों द्वारा होता है। लेकिन आप कभी भारत के संविधान को गौर से देखना, तो आपको फील होगा कि भारत ना तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, बल्कि एकात्मक और संघात्मक का मिला जुला स्वरूप है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, अर्ध संघात्मक। लेकिन फिर भी आप गौर से देखना भारत के संविधान को, तो 80% से ज्यादा गुण आपको एकात्मक के देखने को मिलेंगे। जैसे भारत आपातकाल के दौरान स्वतः ही एकात्मक हो जाता है, राज्यों से सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं, एकल नागरिकता है, एकल संविधान है, एकीकृत न्यायपालिका है। राज्य का कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल साइन न कर दे, और राज्यपाल को कौन भेजे रहता है, प्रधानमंत्री। यानी राज्य इनडायरेक्टली किसका कंट्रोल में होता है, प्रधानमंत्री के। तो ये सभी गुण किसको बता रहा है, एकात्मक को। क्योंकि केंद्र सरकार के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको राज्य सरकार कभी नहीं रोक सकती, तो कहीं ना कहीं राज्य की कमजोर किया गया, राज्य की शक्तियों को कमजोर किया गया। क्योंकि संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे, तो उनके माइंड में ये नहीं था कि राज्य को कमजोर करना है, देश को मजबूत बनाना, बल्कि उनके माइंड में था देश हित। उनको जहां लगा कि एकात्मक जरूरी है, एकात्मक बना दिया, जहां लगा कि संघात्मक जरूरी है, संघात्मक बना दिया, और भारत के संविधान को एक सबसे जबरदस्त यूनिक बनाकर रख दिया। अब देखिए, लोकतंत्र अर्थात देश को चलाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही लोगों को खुला छोड़ दीजिएगा, कभी देश नहीं चल पाएगा। क्योंकि आज भी कई आदिमानव घूम रहे हैं। अभी हम कल परसों एक शादी में गए हुए थे, अमूल गांव की सड़क 4 से 5 फीट की होती है, तो एक आदिमानव 5 से 7 फीट का बाम्बू लिए, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जैसे ये सड़क इसी के बाप ने बनवाई हो। हमने उससे कहा, भैया इसको ऐसा भी तो पकड़ सकते हो। हमसे बोला, हमसे कैसे बोला रही तू, हम तुझे दीवारों में चिन्हवा देंगे। अब भैया वो हमने अपना सर झुकाया और निकला। अब सोचो, लोगों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए छुट्टे सांड की तरह, तो रोज 100 को अपराध करेगा, जिसका मन तब मर्डर कर देगा, जिसका मन तब कुछ कर देगा। तो भैया ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। तो लोकतंत्र चल सके, इसके लिए हमने 4 पिलर बना दिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ, 4 स्तंभ। अब ध्यान से समझिए, देखिए व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं, इसको हमने काम सौंपा कि तुम सिर्फ कानून को बनाओगी। इसमें कौन आता है, एमपी एमएलए, इनका काम खाली होता है कानून को बना देना। अब कार्यपालिका को काम सौंपा कि तुम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करोगी। इसमें कौन आता है, मंत्री, मंत्री के नीचे अधिकारी, अधिकारी के नीचे पदाधिकारी, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, एसएचओ, डीएसपी, एएसपी, एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, डीजीपी, सब इसी में आती है। इनका काम होता है खाली विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कराना। अब न्यायपालिका को काम सौंपा कि तुम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जब कार्यपालिका लागू करा रही होती है, अगर उसको कोई ना माने तो उसको बजा देना।
तो सजा देने का काम कौन किसको सौंप दिया? न्यायपालिका को। इसमें कोर्ट आता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि विधायिका का गलत कानून बनाने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कार्यपालिका उसको सही से लागू ही ना कराए, ऐसा भी हो सकता है कि न्यायपालिका न्याय ही ना दे या देर से न्याय दे, तो इसको पब्लिक में कौन लेकर जाएगा? तो ये काम सौंप दिया किसको? पत्रकारिता, मीडिया को। मीडिया का काम होता है चीजों को उजागर करना, लेकिन भारत की मीडिया उसको ढक देती है। अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे छोटी छोटी बातें दब जाया करती हैं और वहीं झुग्गियों से चीख चीख कर बाहर आती हैं। अब देखिए, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में आपको क्या लगता है, क्या विधायिका न्यायपालिका के अधीन होगी, या न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन होगी, या न्यायपालिका पत्रकारिता के अधीन होगी? क्या कोई किसी के अधीन होगा? देखिए, इनडायरेक्टली तो सभी स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। वो तो जो कार्यपालिका होती है, मंत्रिपरिषद, ये विधायिका के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब कभी कोई मंत्री गड़बड़ी करता है तो विधायिका के अंदर लोकसभा के प्रति उसे सवाल जवाब पूछा जाता है पूरी मंत्रिपरिषद से सामूहिक रूप से कि भैया वहां पे ऐसी गड़बड़ी कैसे हो गई। अगर किसी सिंगल मंत्री से सवाल जवाब पूछना है तो राष्ट्रपति उसको बुलाता है, इधर इधर वो एट लाइन पर ऐसे कांड कैसे होगा। तो इस धरती पर कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो इतना निष्ठाई वाला काम करते हैं कि पूरी पार्टी ही बदनाम हो जाएगी। तो लोकतंत्र में कोई किसी के अधीन नहीं है, इनडायरेक्टली सभी स्वतंत्र हैं। वो तो जो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है वो विधायिका की लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उससे सवाल जवाब पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के अधीन होती है, ऐसे समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये विधायिका है और ये कार्यपालिका है, तो जो कार्यपालिका का निर्माण होता है वो विधायिका के अंदर से ही होता है, तो हम कह सकते हैं कार्यपालिका विधायिका के अधीन हो सकती है। ऐसे तो सभी स्वतंत्र है इनडायरेक्टली।